हाँ, तो सभी प्यारे प्रतिभागियों को नमस्कार। आज हम एसएससी के लास्ट ईयर का जो सीजीएल का पेपर है मैथमेटिक्स का 2025 का, उसका जो सेकंड वीडियो, पहले वीडियो में हमने एक अलग अलग शिफ्टों में जो पेपर हुए थे, एक शिफ्ट का पेपर मैंने करवाया था, दूसरे शिफ्ट का पेपर आज देखते हैं। जहाँ तक मैं वापस आपको बता दूँ, इस शिफ्ट में जो पेपर मैं देख पा रहा हूँ, इनमें जो है मैथ्स का जो बेसिक कंसेप्ट पे आधारित सवाल लिए गए। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि यदि आप एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हो, ट्रिक वाला जमाना गया। अब मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट उठा लीजिए आप, जिसमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के जो हाई डिस्टेंस वगैरह के बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको क्लियर करिए। ज़्यादा कोई हार्ड ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बेसिक कंसेप्ट पे सारे सवाल आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नॉर्मल नंबर सिस्टम से सवाल है आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कि वह छोटी छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 4, 6, 10 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी एक वो नंबर चूज करना जिसमें 4, 6, 10 और 15 इसका भाग भी चला जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ये चीज आपसे पूछी है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि वो संख्या चूज करते हैं कि जो इससे डिवाइड हो जाए। तो यदि आप एसएससी की तैयारी करो तो नॉर्मल सी बात है, आपको चीजें आती हैं कि वो 60 हो गया, कि जिसमें 4 का भाग भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, 60 हो गया। अब 60 जो है ना, 60 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 60 का कोई मल्टीपल होगा। तो 60 का वन फैक्टराइजेशन करते हैं तो 60 में क्या निकल के आएगा कि 3 गुणा 5 गुणा 4 निकल के आएगा। यदि फास्ट करने की बात बता रहा हूं मैं, आपने जो ही सवाल पढ़ा मुझबानी करने की कोशिश कर रहे हो, 60 आया, 60 का 3 गुणा 5 गुणा 4 हो गया, 4 ऑलरेडी गया है, परफेक्ट स्क्वायर है। कौन नहीं है? 15 नहीं है। तो आपका आंसर आ गया 15 गुणा 4। बस ये लो, 15 चौक 60, 60 को 15 से गुणा करना, 15 छिका 90, यानी 15 को और लगाना था, 60 तो आपके पास था ही, 900 आपका आंसर आ गया। तो ये तो आप मुझबानी कर सकते थे। अब मैं तरीके की बात बताता हूँ, जो स्टार्टिंग में जो लर्नर शुरू से सीख रहे हैं उनके लिए ये सवाल कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, वो नंबर चूज करना है जिसमें 4 का भाग भी जाए, 6 का भी जाए, 10 का भी जाए और 15 का भी जाए। तो क्या करते हैं, अपन एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि इनमें से जो कॉमन फैक्टर है वो हटाते जाते हैं और कॉमन मल्टीपल इनका चूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से कॉमन देख लेते हैं, 2 है कॉमन। एससीएफ तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो 2 का भाग आप दे दीजिए, भाज्य संख्याओं का भाग दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग इसका कर लीजिए। तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिये 6, 2 पंजो 10, नहीं गया भाग तो 15 ऐसा कैसा उतार लीजिए। फिर से 2 का भाग चला जाएगा। फिर आपके पास आ गया 1, यहाँ रह गया 3, 5 और 15। अब 3 का भाग जा रहा है, 2 तो खत्म हो गया, तो 1, 1, 5 और ये 3 हो गया। फिर से 3 का भाग जा रहा है आपके पास, तो देखिएगा, ओ सॉरी 5 हो गया यहाँ पे, है ना, 3 पंजे 15, 5 का भाग जा रहा है, तो देखिएगा 1, 1, 1 और 1, ये कंप्लीट हो गया। तो आना वही आपके पास जैसे 60 आ गया, 2, 2, 3, 5। अब ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए। अब आपको चाहिए, ये तो वो संख्या होगी जो इन सबसे डिवाइड होती है। आपको चाहिए जो पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग है तो क्या करेंगे आप, देखो यहाँ तक ये संख्या पूर्ण वर्ग है, मैं आपको अलग कलर से शो करता हूँ, ये संख्या पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ 2-4 सवाल और भी सीख सकते हैं। किससे गुणा करें इन संख्याओं को, कि ये जो आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, किससे गुणा करें कि 60 को कि पूर्ण वर्ग बन जाए, न्यूनतम किससे गुणा करें या न्यूनतम किसका भाग दें। तो यदि भाग देना होता तो 3 और 5 को खत्म करना है, तो 3, 5, 15 का भाग देते। गुणा करना है तो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब 1 3 और हो और 1 5 और हो। तो अब इससे गुणा करते ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बनने का मतलब समझ रहे हो ना, परफेक्ट स्क्वायर पैदा हो जाएगा। तो यानी 15 इसमें वो नहीं था, क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो अब जब आप गुणा करोगे तो 5 दिए 15, 15 और 4 तो 60 हो गया ये, और 60 गुणा 15 हो गया आपके पास। तो 60 गुणा 15 गुणा करके देख लीजिए, आपके पास वापस से क्या आ गया, 900 आ गया। ठीक है, ऐसे कर लो, शॉर्ट बताऊं मैं, 5 × 15 = 30, और वही 5 × 15 = 30 हो गया, और 30 × 30 हो गया। तो ये वो संख्या हो गई जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और इसके साथ 4, 6, 10, 15 से डिवाइड है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, 4000 की राशि 10% वार्षिक दर से कितने साल में 1200 का साधारण ब्याज देगी। सवाल नाम के तरीके से ही साधारण है, इतना सरल सिंपल सवाल है। 4000 की राशि है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वार्षिक दर है, और सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है, तो सीधी सी बात है साल का 10% देगी। ये सवाल भी मुजबानी करने लायक था। तो ये साल का 10% देगी तो कितना हो गया, 400 रुपए साल का देगी। कितना रुपए का ब्याज पूछा है, 1200। तो 1200 कितने साल में दे देगी, 400 कितने, 3 साल में, यानी 400 400 400 1200। कितना सिंपल सवाल था। अगला सवाल, अगला है आपके पास a³ + b³ = 280 है और a + b = 10 है। तो a b ज्ञात कीजिए।
चलिए देखते हैं क्या होता है। आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब एक आइडेंटिटी होती है, जो कि क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये एक नॉर्मल सी आइडेंटिटी होती है, कक्षा 7-8 से पढ़ाई जाती है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, जो जो वैल्यू आपको दे रखी है, और जो रह गए वो आपके पास अपने आप पैदा हो जाएगा। तो दे रखा है a प्लस बी बराबर 10, तो 10 का क्यूब हो गया। 10 के क्यूब को मैं सीधा 1000 लिख दूं, यहाँ 10 रखोगे, 10 का क्यूब हो गया 1000। a क्यूब बी क्यूब जो है ये आपको दिया हुआ है कितना, इधर आइएगा 280, ये ठीक है 280 रख दिया, प्लस 3ab, ab का वैल्यू तो आपको पूछा ही है, a प्लस बी वापस से क्या है 10, a प्लस बी 10 था, वैल्यू रख दिया। इधर आओगे, 1000 में से 280 निकाल दो, तो कितने बच गए, 720 बच गए। ठीक है, 720 बराबर लगे आती है 10 है, तो 10 का भी ट्रांसपोजिशन 10 गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में, तो ये हो गया 72। 72 बराबर क्या है, 3ab। तो ab बराबर आपको पता ही है क्या हो गया, 3 का भाग लग गया, ab बराबर 72/3 कितना हो गया, 24। ये नॉर्मल सा सवाल है, तो ab का मान पूछा था आपसे, तो 24 इज द राइट आंसर। अगले सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखो, साधारण ब्याज से संबंधित, साधारण ब्याज से संबंध में कौन कथनों पे विचार करिए कि 8000 पे 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 1200 है। चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो 5% की दर से 3 साल का सरल ब्याज, तो साल का 5% मिलेगा, सरल आपको पता है हर साल 5, 10, 15 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो 3 साल में कितना हो गया, सीधा मूलधन पे मिलता है इसमें, तो ये 8000 का 15% हो गया। 15% कैसे हो गया, हर साल का 5%। 8000 का 15% निकालोगे, 15 अंटे 120 और एक जीरो, 1200 रुपए होता है। बिल्कुल सही बात है कि 8000 का 5% की दर से 3 साल का ब्याज 1200 रुपए, सॉरी। अगला है, कोई धनराशि साधारण ब्याज 10 साल में दुगनी हो गई, तो 6 साल में 1.5 गुनी हो जाएगी। ये कह रहा है 10 साल में वो 2 गुना हो गई, एक स्टेटमेंट है 10 साल में दुगुना हो गई। राशि का दुगुना होने का मतलब 100 रुपए के 200 रुपए बन जाना, परसेंटेज की बात करूं 1 का 2 बन जाना। तो यानी उसने 10 साल में कितना इंटरेस्ट कमाया, 100% क्या है, इंटरेस्ट है। इसमें इंटरेस्ट ही तो कैलकुलेट होता है, ब्याज की गणना की जाती है, क्योंकि मूलधन पे ही हमेशा ब्याज दिया जाएगा साधारण ब्याज में। तो 10 साल में 100%, तो ईयरली रेट जो अप्लाई है वो वहां कितनी है, 10%। भाई 10 साल में राशि डबल हो गई, 100 रुपए उधार दिए, उसके 200 रुपए बन गए। ठीक है, तो 100% ब्याज कमाया अगले ने, कितने साल में, 10 साल में। 10 साल में 100% ब्याज, तो एक साल में कितना कमाएगा, 10%। एक साल में जो कमा रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। अब ये 6 साल का पूछ रहा है, तो जब 10% पर ईयर आ गया, तो 6 साल में कितना ब्याज कमाएगा वो, 60%। 60% ब्याज कमाएगा तो राशि कितना गुना हो जाएगी, 100 का 160 बन जाएगा, तो 1.6 गुना हो जाएगी। और ये कह रहा है 1.5 गुना होगी। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, 5 साल में 2.5 गुना होने के लिए आवश्यक ब्याज की दर 30% है, साधारण ब्याज। तो 5 साल में 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब 100 रुपए के कितने बना दो, 250 बना दो। 100 रुपए के 250, सीधा 100 क्यों ले रहा हूं, परसेंट पे कैलकुलेट हो जाएगी सीधी। 100 का 250, तो 5 साल में ब्याज कितना मिला, 150। तो एक साल में कितना, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 30% है। 30 पंजो 150, 150 में 5 का भाग दे दीजिए। तो ये बात भी क्या है, 30% रेट लगानी पड़ेगी। तो आपके पास स्टेटमेंट पहला और तीसरा ये दोनों सही है, दूसरा सही नहीं है। तो सिंपल सा साधारण ब्याज के बेसिक कंसेप्ट पर आधारित सवाल आपसे पूछा गया था। अगला लेते हैं। अगला देखिए, नदी के ऊपर बने एक पुल के स्थान से नदी के दोनों ओर के किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, देखते हुए कि पुल किनारों से 50 मीटर ऊपर है, नदी की चौड़ाई क्या है। अब एक नॉर्मल सा फंक्शन मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत ही शानदार, कि क्या होता है इसमें। ये लो, आराम से देखिएगा अब यहाँ पे। ये नदी के ऊपर एक कोई पुल बना हुआ है, हालांकि जरूरी नहीं कि सेंटर पे हो। ठीक है, तो एक स्थान से पुल पे ऐसे ऊपर से पुल जा रही हूं। अब उस पुल के एक स्थान से, जैसे यहां से नदी के अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण ये बनेंगे, पहली बात तो ये, तो एकांतर के कारण ये बन गया एक तो, और दूसरा ये बन गया। कौन सा, अवनमन उन्नयन बनना त्रिभुज के अंदर ही, ये तो बेसिक कंसेप्ट आपने सीख ही रखा होगा। अब एक जगह से 30 डिग्री और एक जगह से क्या है, 45 डिग्री। तो ठीक है, मान लीजिए ये 30 डिग्री था, तो यहां क्या बन गया, 30 डिग्री। ये 45 था, तो ये क्या बन गया, 45 डिग्री। ठीक है, इधर से ये नदी बह रही है, मतलब ये रेखाएं मैंने आपको समझाने के लिए बता दी, ये नदी बह रही है ऐसे।
और ये पुल है, पुल से कोण बन रहा है। अब बेसिक कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊं। यदि आपके पास समकोण त्रिभुज है, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है ऊंचाई दूरी पे, देखिएगा, मात्र 5 सेकंड में आप कैसे सवालों को हल करेंगे। ये तो 90 रहेगा ही रहेगा, जहां ट्रिग्नोमेट्री का रूल फॉलो होगा। जे या 30 डिग्री है तो ये क्या रहेगा 60, क्योंकि आपके पास वैल्यू किसकी है 0, 30, 45, 60 और 90। 0, 90 प्रैक्टिकली बनेंगे नहीं, बचा 30, 45 और 60। 30, 60 दोनों एक ही ट्रायंगल में सेट हो जाते हैं, तो एक त्रिभुज तो ये बनेगा। इसमें याद रखिएगा 30 डिग्री के सामने की भुजा को 1 यूनिट मानते हो। एक बेसिक का कंसेप्ट सिखा रहा हूं। ये 1 है तो एक कन्फर्म है √3 होती है। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई √3 होगी। कोई साइन कोस टेन कुछ नहीं लगाना आपको, ये डेटा याद कर लीजिए। 30 डिग्री के सामने 1 है, ये √3 है, तो आप जो ही आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओगे ये 2 हो जाएगी। तो ये 1 है, ये दुगना रहेगा कब, जब यहाँ 30 डिग्री बनेगा। कन्फर्म है ये चीज, ठीक है। अब सुनिएगा, तो ये √3 आएगा, ये 2 आएगा। ये देके कई बार ये वाली भुजा पूछ लेगा, कई बार ये वाली भुजा। दूसरा आपके पास क्या होता है, यदि मान लीजिए यहाँ 45 है तो कन्फर्म है यहाँ भी क्या बनेगा 45। तो ये 40 समान कोण है तो उसके सामने की भुजाएं भी क्या रहेंगी समान, 1 1 रहेगा, तो ये पाइथागोरस से √2 हो जाएगा। तो दो चीज याद रखनी, एक √3 2, एक जोड़ा तो ये रहेगा, और एक रहेगा 1 1 √2। ये कब रहेगा, ये 45 डिग्री वाले में रहेगा, ये 30 60 90। 30 के सामने, 60 के सामने, 90 के सामने, क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में। 30 के सामने की भुजा, 60 के सामने की भुजा, 90 के सामने की भुजा, 45 के सामने, 45 के सामने, 90 के सामने। बस इतना डेटा याद रखना। अब आइए सवाल पे, कैसे फटाफट हल करते हैं ये, ठीक है। किनारों 50 मीटर ऊपर है, पहले बात करते हैं। यहाँ 45 है, ये वाला 45, तो ये भी क्या रहेगा 45। तो यदि ये 50 है तो ये भी क्या रहेगा 50 रहेगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो रहेगा, 1:1। ये साइड 1 है तो ये वाली साइड भी क्या रहेगी 1, दोनों जगह 45 है। अब इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, इस वाले में, इसमें यहाँ 30 है तो कंफर्म है यहाँ क्या बनेगा 60, बिना साइन कोस टेन लगाए बिना बता रहा हूं। 30 के सामने यदि ये 1 यूनिट है तो ये वाला √3 यूनिट रहेगा, ये 1 यूनिट है तो ये √3 रहेगा। अब 1 यूनिट की जगह क्या दे रखा है 50, तो √3 का वैल्यू क्या हो गया 50 √3। अब ये दूरी 50 √3 है, ये दूरी 50 है। क्या पूछा है आपसे कि नदी की चौड़ाई क्या है, तो नदी की चौड़ाई टोटल हो गई 50 + 50 √3। 50 कॉमन आ गया, √3 + 1 या 1 + √3। ये लो, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, सिंपल सा सवाल था। हाई डिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, ये वैल्यू याद रख लीजिए। मैं वापस बता दूं, 1 √3 और 2, ये तो उस वाले ट्रायंगल में लगानी है। 30 के सामने आंख मूंद के 1 लगाओ तो 60 के सामने √3 और 90 के सामने ये 45 45 90 आता है तो 1 1 √2। समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज बनेगा, ये पढ़ेंगे ज्योमेट्री में आगे। घनाभ के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल 60 72 और एडसेंट जो सरफेसेस हैं उनका एरिया दे रखा है 60 72 और 90। आयतन वॉल्यूम क्या है। अब ये सवाल कई बार घूम लिया, आजकल खूब बार पूछा गया है, देखिएगा क्या होता है। घनाभ में 3 प्रकार के फलक पाए जाएंगे, LB, BH और LH। कई बार आ गया XYZ लिख के आ जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा कि LB, BH और LH 3 प्रकार के फलक हो गए। भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है तो एक L × B का मिलेगा, आधार और कोण फर्श छत LB का मिलेगा। एक दीवार होता है LH, लंबाई गुणा ऊंचाई होती है, दूसरी दीवार जो है वो चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 3 प्रकार के फलक होते हैं। वॉल्यूम जो होता है इसका वो होता है L × B × H, ये इसका क्या है वॉल्यूम है। अब ये चाहिए, ये तीनों अलग अलग दे रखे हैं, तो सपोज दैट मैं इनको गुणा कर दूं, आपस में इन तीनों को गुणा कर दूं, तो मेरे पास क्या पैदा हो जाएगा L² B² H²। L 2 बार आ गया, B 2 बार आ गया, आपके पास H 2 बार आ गया, ये पैदा हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट लेना पड़ेगा मुझे। यदि मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो मेरे पास ये पैदा हो जाएगा। तो क्या सीखा मैंने कि यदि घनाभ का क्यूबॉइड का मुझे वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सरफेस फर्स्ट इंटू सरफेस सेकंड इंटू सरफेस थर्ड। तीनों अलग अलग प्रकार की सरफेस हैं, 3 ही प्रकार की सरफेस होती हैं, तीनों को गुणा करके उसका क्या ले लीजिए रूट। ये बन गया इसका बेसिक फंक्शन। अब सवाल कैसे हल करेंगे, सवाल में जो दे रखा है सिंपल सा है, फॉर्मूला अप्लाई करिए आप। हालांकि ये वैसे फॉर्मूला नहीं है कि आप इसको रटें, देखिएगा पैदा कैसे हुआ, इसलिए मैंने आपको सिखाया है। यूं सीधा ट्रिक नहीं बताई कि ऐसा जब भी सवाल आए तो ऐसा चिपका देना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चिपकता, भूल जाओगे। तो क्या करना था, √60 × 72 × 90। अब इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, जैसे मैं इसको लिख दूं 10 × 6, इसको लिख दूं 12 × 6, इसको लिख दूं 10 × 9,
ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए कैलकुलेशन के लिए। अब हमको सुव्यवस्थित तरीके से नहीं करना है कि हम बहुत सुंदर तरीके से सुव्यवस्थित लगाएं, हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, जितना जल्दी आंसर आ सके उतना जल्दी हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो जैसे कर लिया 10 कॉमन आ गया, ठीक है 10 को निकालो बाहर, 10 आ गया जी, ठीक है। फिर 6 भी उड़ गया तो 6 भी बाहर आ गया जी। फिर 9, 9 के रूप में कौन आ गया, 3 भी, ये इसको भी उड़ा दो। 12, 12 में कौन होता है, 4 गुणा 3 होता है। अब ये बचा था 4 गुणा 3, तो 4 का 2 उड़ा लो, अंडर रूट 3 अंदर रह गया, ये हमारे पास आ गया। तो ये हो गया 10 6 60 और ये हो गया 360, 6 6 36 360। 360 को गुणा करना है अंडर रूट 3 से। ध्यान दीजिए रूट 3 में वैल्यू नहीं है आपके पास, वैल्यू दशमलव में है, तो रूट 3 का मान लगा दीजिए 1.732, ठीक है। अब इसको गुणा कर लीजिए, 360 को 1.732 से गुणा करेंगे तो 1.732, उसको गुणा करेंगे 36 से, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 1 6 3 18, 1 19, 7 6 42, 42 और 1 43, 4 6 4 10। फिर ये 3 दूनी 6, 3 3 9, 7 3 21, 2 3 और 2 5, ये हो गया 2 9 और 6 15, 9 और 3 12, 1 13 और ये 2 और ये हो गया 6, 623.52। तो 623.5 दशमलव लग गया भाई, ये था आपके पास 3 स्थान छोड़ के था, तो 623.52 आपके पास हो गया, 360 इधर था, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो गया 623.50। ये इसके लगभग एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि रूट 3 हो गया। आप रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, आप चाहो कि एग्जैक्ट 50 आए, नहीं, इम्पॉसिबल है। तो चलते हैं अगले सवाल पे, समझ गए होंगे क्या करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसे 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन में पिघलाया जाता है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ठोस अर्धगोला है, उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठोस अर्धगोला इस प्रकार वाला, ये वाला, इसकी त्रिज्या जो है वो 6 है, ये भी 6 होगी। इसको पिघला के और कन्वर्ट कर दिया किसमें, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन में। ये बेलन की 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन में कन्वर्ट कर दिया। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये सॉरी रेडियस क्या होगी ये आपको बतानी है। अब देखो, जब भी एक ठोस को दूसरे ठोस में रूपांतरित किया जाता है तो इस दौरान उसका केवल और केवल वॉल्यूम इक्वल रहेगा। यानी जो चीज है, जैसे अब एक बच्चा, ये मिट्टी है इस प्रकार की, मिट्टी से खिलौने बना बना के खेल रहा है, पहले इस तौर पे मिट्टी का खिलौना बनाया, फिर इससे इस प्रकार का बेलन बना दिया मिट्टी से। ध्यान रहे मिट्टी बनाने के दौरान वेस्ट नहीं हुई है, तो जितनी मिट्टी इसमें थी उतनी मिट्टी इसमें है, जो कि गणितीय भाषा के अनुसार हम कह सकते हैं इसका जो आयतन था वही आयतन इसका है, नॉर्मल सी बात है। तो इन दोनों का आयतन रटना नहीं, इन चीजों को समझिए, एवरीडे लाइफ से जोड़ के समझिए आप लोग। तो अर्धगोले की त्रिज्या 6 थी, इसे ऊंचाई पे त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सुनिए, इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कंप्लीट जो होता है ना पूरा गोला, उसका स्पेयर जो है उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। आर आपको दे रखा है कितना, 6, तो ये हो गया 2/3 पाई गुणा 6 का क्यूब। यही चीज किसमें फॉलो करनी है आपको, बेलन में। ये का ये आयतन रहेगा बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर यहां से फाइंड आउट करना है, एच आपको दे रखा है, ये बराबर है पाई आर, मैं इसको ही मान लेता हूं पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह क्या है 6, ये लो। अब देखो, पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, पाई से गया पाई, 6 से ये 6 गया, ठीक है, 6 का स्क्वायर बच गया तो 36, और ये था आपके पास 3 से कट जाएगा तो 12। अब ये हो गया 12 दूनी 24, इधर से 24 बचा, इधर से बचा आर स्क्वायर बराबर 24 है, ठीक है। अब इधर देखिए, अंडर रूट 24 इसका आंसर होता, 6 चौक 24 यानी 2 निकाल लेते बाहर आप लोग। अब दशमलव में दे रखा है, अब दशमलव में दे रखा है तो क्या हम इसका 24 का वर्गमूल निकालें, हाँ तरीके से निकालना चाहो तो आप इस प्रकार निकाल लो, 24 का वर्गमूल 24 है, इधर भाग विधि से निकालो, दशमलव में आ जाएगा अपने आप, क्योंकि 24 का वैल्यू थोड़ी पता होगा अंडर रूट 24 का, या रूट 6 का निकालिए, रूट 6 का निकाल के उसको 2 से गुणा करिए, ठीक है। तो 24 का निकालेंगे ऐसे आएगा 4 चौक 16 वगैरह यूं बचेगा। अब सुनो, ये जो है एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, 5 का स्क्वायर होता है 25, आर स्क्वायर यदि 25 होता तो आर बराबर क्या होता 5, और आर स्क्वायर बराबर क्या है 24। ये छोटे छोटे क्लू जो टाइम बचाएंगे आपका, और एसएससी में यही होगा, इन्हीं चीजों में आके आप मतलब जो है जल्दी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। बाकी नॉर्मल सवाल है, लगभग जो अप्रेंटिस हैं आपके एसएससी के जो लोग इसमें बैठ रहे हैं उसमें से तकरीबन ज़्यादा नहीं कि 60 से 70% लोग जो आज तैयारी करने वाले, तो 99% लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन स्पीड कैसे होगी तो देखिएगा। अब ये आर बराबर क्या आ रहा था आपके पास, 5 आ रहा था, ये 25 से जस्ट छोटा है, तो 5 से बिल्कुल नीचे, अब 5 से बिल्कुल नीचे केवल एक ही ऑप्शन है आपके पास, 4.90। आंख मूंद के टिक मार दीजिए, 4.90,
तो ये आपका आंसर हो गया। या फिर आप निकालिए 24 का अंडर रूट इस प्रकार। बाकी ऐसा कंपटीशन के लिए नहीं करना, ये चित्र उत्र कुछ नहीं बनाने, फटाफट अप्लाई करना था और सीधा आंसर मारना होता है आपको। चलते हैं आगे। अगला है अर्धगोला, शंकु और बेलन। अब इस सवाल को पढ़िए। एक अर्धगोला, शंकु और बेलन की आधार त्रिज्या समान है और उनका जो आयतन है वो भी बराबर है। यदि बेलन की ऊंचाई h है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सुनिए क्या कहा, बेलन की ऊंचाई h है और शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो फिर इसने अर्धगोला क्यों दिया है? समझ रहे हो? ये चीजें, बहुत सी चीजें ऐसे होंगी जो यूजलेस होंगी आपके पास, खामखा आपका टाइम खराब करने के लिए आएंगे, इनसे आपको बचना है। समझ रहे होंगे, चाहे उस सवाल में है। देखो अब बेलन की ऊंचाई h है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो और दोनों का आयतन बराबर है। सीधा आंसर देना था आपका। आयतन बराबर है तो सीधी सी बात है, त्रिज्या बराबर है। आपको पता है बेलन 3 गुना होता है किसका? शंकु का। अब एक ऐसा बेलन बनाओ, शंकु बनाओ जो बेलन के वॉल्यूम के इक्वल हो, तो सीधी सी बात है रेडियस आपने पहले इक्वल कर दी, तो हाइट उसकी 3 गुना लेनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या होगा? बराबर। ये तो था मुजबानी पढ़ते आंसर देना 3h, कुछ नहीं है। चलो मैं सॉल्यूशन करना सिखा देता हूं, यदि आप इतना एक्सपर्ट नहीं है, सीख रहे हैं तो देखिए। पहली बात तो अर्धगोले का यहाँ कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि आपको बेलन की ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई पूछिए, अर्धगोले से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो बेलन बेलन ले लेते हैं, ठीक है, ये बेलन हो गया और ये ले लिया आपने शंकु। ठीक, अब देखिए दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका एच ये मान लेते हैं, मान लीजिए, और ये होता है पाई आर स्क्वायर 1/3 और एच। अब इसमें क्या है, आर सेम है तो दोनों जगह में आर सेम रख दी मैंने, आर दोनों जगह क्या रख दी? सेम। एच का डिफरेंस है आपके पास, तो आपको बेलन की ऊंचाई को स्मॉल एच कहा गया। ये लो, बेलन की ऊंचाई को मान लेता हूं मैं स्मॉल एच, और यहां इसकी ऊंचाई पूछिए, इसकी जगह मैं लगा देता हूं क्वेश्चन मार्क। ये लो, क्वेश्चन मार्क मतलब बेलन की ऊंचाई, सॉरी शंकु की ऊंचाई भाई। अब सुनो, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, क्यों? क्योंकि आर क्या थी? सेम थी। अब सुनिए क्या आ रहा है इधर, क्वेश्चन मार्क बाई 3, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो गया? 3h हो गया। ये लो, ये आपका, यदि ऐसे करके आते हो तो मैं तो नहीं मानता कि आप मतलब परीक्षा में इस प्रकार की चीजें कर रहे हो तो आपको कहीं से सफलता मिलेगी, नहीं। प्रैक्टिस करिए, मुजबानी चीजें आ जाएंगी। तो बेलन की ऊंचाई h है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो, रेडियस इक्वल है और वॉल्यूम इक्वल है, तो सीधी सी बात है शंकु को 3 गुना ऊंचा बनाया होगा, तब जाके उसकी बराबरी करेगा, क्योंकि वैसे मूलतः तो उसका 1/3 होता ही है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक घनाभ का सबसे लंबा विकिरण एक गोले के व्यास के बराबर है, जिसमें वह अंकित है। यदि गोले की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है तो घनाभ के 2 आयाम 18 और 24 है। तीसरा आयाम क्या है? आयाम यानी क्या है? यहाँ विमा, डायमेंशंस जो हैं, एल बी और एच जो होते हैं। तो घनाभ का सबसे लंबा विकिरण गोले के व्यास के बराबर है, तो गोले का जो व्यास है, यानी गोले का जो व्यास है डी, वो इक्वल है किसके? घनाभ का विकिरण। ठीक है, अब कह रहा है गोले की त्रिज्या 17 है, जब त्रिज्या r बराबर क्या दे रखा है आपको? 17, तो व्यास कितना हो गया? 34 हो गया। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? यानी घनाभ का विकर्ण जो गोले के व्यास के बराबर है। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर द रूट एल स्क्वायर, इन तीनों विमाओं का जो वर्गों के योगफल का वर्गमूल। ये लो, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर के योग का अंडर रूट होगा। ये दोनों चीजें यहां बराबर हैं, और दो विमा आपको दे रखी हैं, कौन सी? 18 और 24, कोई सी भी एल बी मान लो, एल एच मान लो, तीनों विमाओं का वर्गों का योग लेना है आपको, और यहाँ 34 हो गया। तो सीधी सी बात है, अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो गया 34 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर एल स्क्वायर तो एक जगह ले लेते हैं हम 18 का स्क्वायर, एक जगह ले लेते हैं हम 24 का स्क्वायर, प्लस क्या पूछा आपसे? तीसरा आयाम पूछा, ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, एच मान लो, क्वेश्चन मार्क मान लो, ये हो गया। अब ये हो गया 324, 18 का, 24 का हो गया आपके पास 576, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, और इसका जो है 34 का जो स्क्वायर होगा, तो 34 का स्क्वायर हो जाएगा 35 का होता है 1225, 1156, 34 गुणा 34, तो 4 चौक 16, 1 4 3 12 1 13। आपको तो याद रखने हैं भाई, पेपर देने जा रहे हो। ये हो गया 4 3 12 और 3 3 और 1 10, 6 1156 होता है आगे, मैं कंफ्यूज था, 1156 है, 1186 है, तो 1156 हो गया आपके पास। इधर इनको जोड़ोगे, देखो 76 24 हो गए 100, 5 3 8 1 हो गए 900, तो 1156 में से ये 900 बन गया ना आपका, इसको घटा दीजिए, इधर आओगे ट्रांसपोजिशन, तो 256 बच गया।
256 किसका? क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन मार्क बराबर 16 है ना। 25 एक तक के तो याद है मुझे। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। तो 16 सेंटीमीटर क्या है उसका जो तीसरा आयाम है वो है। कंसेप्ट समझिए क्या था, गोले का जो व्यास था वो घनाभ के विकर्ण के बराबर था। ये घनाभ का विकर्ण होता है ये, और गोले का व्यास r 17 थी तो ये 34 हो गई। सवाल हल किया, क्वेश्चन मार्क 16 आ गया आपके पास। अगला, एक नियमित लंब पिरामिड का आधार जो है वर्गाकार है, जिसकी भुजा 8 है और ऊंचाई 15 है। एक त्रिभुजाकार फलक की तिर्यक ऊंचाई, चलिए मैं इसको चित्र से बताता हूँ कि क्या चीज है, चीज क्या है ये। तो देखिए 3 डायमेंशन में चलते हैं अपन, और अपने को चाहिए क्या? पिरामिड चाहिए, लंब पिरामिड नियमित, वो भुजा 8 है। तो यानी क्या, स्क्वायर के शेप में रहेगा आपके पास। तो इसमें से चूज करते हैं ये वाला। अब देखिएगा ये वाला है, ये इस प्रकार वाला, ठीक है। इसकी बात कर रहा है ये कि नियमित लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है। तो ये वर्गाकार आधार का है, वर्गाकार वाला नहीं बनाया कि मैंने, वर्गाकार बना देते हैं। देख लो, अब हो क्या रहा है, भुजा 8 है और ऊंचाई 15 है। तो सबसे पहले तो हम लगाते हैं, मान लेना भाई ये इस तरीके से, ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई 15 है और भुजा है इसकी 8। अब ये भुजा इसकी 8 है मान लो। तो जहां से इसकी ऊंचाई निकलेगी ना, सेंटर पॉइंट से आपके पास आएगी, सेंटर पॉइंट से आएगी। ये इस प्रकार की शेप आपके पास बनेगी। देखो ये 15, ये भुजा का आधा रहेगा, ये 4 हो, और ये वाला आपसे पूछा है, चाहे किसी भी फलक पे लगा के देखो, जितने भी इसके फलक है कोई से भी फलक पे आप लगा के देख लीजिए, इस प्रकार का आपके पास आएगा। और ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा, क्योंकि ऊंचाई है तो आधार के साथ कितना बनाएगी? 90 डिग्री, और सामने वाला लगाना है। तो यहाँ वो बनेगा इस प्रकार से, क्या? समकोण त्रिभुज बनेगा। एक जगह हो गया 15, एक जगह हो गया 4, और ये आपने बताना है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, वैसे आप यदि इसका फॉर्मूला रट्टा मारना चाहते हैं तो फॉर्मूला इसका इस प्रकार हो जाएगा, h प्लस यानी h का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये लो, ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। अब सुनो, 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। अब 225 और जो 16 है वो हो गया 6 5 11, 2 1 3 1 4, 241। अब ये अंडर रूट 241, समझ गए? अंडर रूट 241 कैसे? ये 15 है, ये 4 है, 90 डिग्री है, 15 4 के सामने का। तो 241 जो है ना, वो देखिए किसका है? 241। अब ऐसे यदि हम करते हैं तो हमको 15 का पता है, 15 का कितना होता है? 225 होता है। 16 का कितना होता है? 256 होता है। 17 का कितना होता है? 289 होता है। 18 का कितना होता है? 324। और हमारे पास कितना बन रहा है? हमारे पास बन रहा है 225 और 16, 241, ठीक है। अब 241 का किस में आएगा? 241 देखो, 15 से ज्यादा और 16 से कम, तो 15 से ज्यादा और 16 से कम, तो ये लो 225, हमको 241 चाहिए। तो ये 200, ये 15 हो गया और ये आपका 16 हो गया। 15 से ज्यादा और 16 से कम, तो ये हो गया 15.52। ये था आपके पास छोटा सा सवाल इसका। समझ गए? ये सीधा सा फॉर्मूला लगाना, ये बना दिया मैंने कि प्रिज्म के सॉरी पिरामिड किस प्रकार बनता है। प्रिज्म होता है तो क्या होता है, इसकी ये वाली सतह और ऊपर वाली सतह आपस में क्या रह जाती? बराबर रहती। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 20% लाल गेंद और 30% हरी गेंद और शेष नीली गेंद है। तो देखो परसेंटेज दे दिया तो टोटल कितना रहेगा? 100%। 30 और 20 50, ऐसा नहीं का शेष गेंद का सवाल अच्छा बन जाता है यदि ये कहता है 20% लाल है, शेष का 30% ये है। तो ये क्या है, 20 लाल है 30 हरी है, तो 50% हो गई। ये तो 100 होती है टोटल, 50 तो लाल हरी हो ही गई। अब नीली बच गई, लाल हरी नीली, नीली जो बच गई वो कितनी बच गई? 50%। अब ये जो 50% है ना, ये नीली है और ये कह रहा है 80 नीली है। तो सीधी सी बात है 50% का मान क्या दिया इसने? 80। यानी जो गेंद का 50% है वो इंडिकेट कर रहा है किसको? 80 को। तो टोटल गेंद कितनी है? तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए भाई। 50 आधा क्या है? 80 है। ये सवाल के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, और मैं कह रहा हूं दिमाग भी चलाने की जरूरत नहीं थी, इतना सरल सवाल है ये। यदि आप एसएससी में पूछा गया सवाल, रियल में आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीधा टिक मारो और आगे बढ़ो, इतना सिंपल सवाल था ये। तो 50 का मान 80 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अगला, समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3 अनुपात। देखो कुछ सवाल तो इतने इजी हैं कि पूछो ही मत, ऐसे लगता ही नहीं मुझे कि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है।
कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4 है, इसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड, यानी पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ये इसका फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बेसिक ज्योमेट्री की बात है, आपके पास चलते हैं सॉरी समचतुर्भुज में। अब देखिए कि विकर्णों का अनुपात दे रखा है, ध्यान दीजिए जब अनुपात 3 यूनिट और 4 यूनिट है, अनुपात का मतलब यूनिट है, यानी पहला विकर्ण 3 यूनिट है तो दूसरा यूनिट 4 यूनिट है। जब आपको जोड़ करने की बात आए तो सीधा 3 और 4 7 यूनिट पढ़ लीजिए। अंतर की बात आए तो 4 में से 3 यूनिट गए, 1 यूनिट आपके पास रह गया। यदि आपको जब भी कहीं अनुपात के यूनिट को गुणा करने की बात आए तो उनका जो कोफिशिएंट गुणांक जो है वो 7 अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि 3 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, छोटी सी बात है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जुड़ के कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर जाएगा 1 सेंटीमीटर, लेकिन जब 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से गुणा होगा तो 12 सेंटीमीटर नहीं होगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी सेंटीमीटर भी कितनी बार आएगा? 2 बार। सेंटीमीटर गुणा एरिया को कवर करेगा। तो ध्यान दीजिए जब ये गुणा हो रहे हैं, आपको देखिए कि यूनिट सिस्टम गुणा हो रहा है, तो गुणा हो रहा है तो उसके गुणांक भी गुणा होंगे। इसलिए यहां आप लिख सकते हैं कि 1/2 गुणा 1 हो गया 3x, मान लीजिए 3p 4p कुछ भी मान लीजिए, x p a b c, जो 1/2 गुणा 3x गुणा 4x, क्या ले लिया आपने? एरिया ले लिया। x क्यों लगा लिया? क्योंकि गुणांक है इसके साथ और गुणा हो रहे हैं। बराबर कितना है? 216 है। ठीक है, अब सुनो, ये कट गया, ये लो, ये हो गया 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 216, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन x इज इक्वल टू 6। पॉजिटिव क्यों लेना है? क्योंकि लेंथ ऑफ साइड है, भुजा की लंबाइयां हैं तो वो पॉजिटिव रहेंगी। x बराबर क्या है? 6 आ गया। तो क्या पूछा था? विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो पहला विकर्ण 3x लिया था तो 6 3 18, दूसरा 6 चौक 24, ये लो 18 और 24 सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर आ गया। इतने सिंपल सिंपल सवाल आपसे पूछे गए। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। वर्ताकार प्लेट त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर चौड़े, एक सजावटी किनारे से किनारे का क्षेत्रफल बताओ। तो ये क्या हो रहा है? देखो एक इस प्रकार का सर्कल है, ये एक सर्कल है और वो क्या रहा है, इसके किनारे बनाए गए हैं जैसे। तो मैं दूसरे सर्कल से कोशिश करता हूँ सेट हो जाए ये। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये लो, अब इस प्रकार ये है कि यहाँ जो है ये किनारे लगाए गए। एक सर्कल था, ये वाला सर्कल है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। इस पे ये जो ऐसे ऐसे किनारे ये लगाए गए, ये वाला, और ये कितना है? 2 सेंटीमीटर है सजावटी किनारे। तो ये 2 सेंटीमीटर आ गया, इससे आगे 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ क्या वलय बन गया, रिंग हो गया आपके पास। तो आपसे पूछा क्या? किनारे का क्षेत्रफल, ये जो शेडेड एरिया है इसका आपसे पूछा है कि क्या है। तो सुनो, इसमें क्या होगा? इसमें होता है बाह्यवर्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवर्त का क्षेत्रफल। अब बाह्यवर्त की जो रेडियस है वो देखो, 10 तो अंदर वाला की 2, ये तो टोटल कितनी हो गई? 12 हो गई। तो पाई कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और 12 के स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, आप सीधा रखा करो पाई। एक बार हो जाएगा आर प्लस आर और एक बार हो जाएगा आर माइनस आर, और सीधा याद रखो एक बार ये दोनों जुड़ेगा और एक बार घटेगा। तो हो गया 12 10 जोड़ दो 22। भाई आर बराबर कैपिटल आर जो है वो मैंने बाहर वाले की त्रिज्या ली है 12, स्मॉल आर जो है अंदर वाले की त्रिज्या 10, आर प्लस आर हो गया 12 10 22, आर माइनस आर कितना हो गया? 12 माइनस 2 इंटू क्या है? पाई। तो पाई का मतलब 3.14 ले लीजिए, क्योंकि 22 से कटना तो है नहीं। तो 22 दूनी हो गया 44 गुणा 3.14। अब 3.14 जो है ना उसको 44 से गुणा कर दीजिए। 44 से गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 56 हो गया सीधा, और 4 3 12। ये लो सेम सेम है तो ऐसे लिख दिया, 4 5 11, 5 2 7 1 8, 2 1 3, 138 1 6। तो आपके पास क्या आ रहा है? 138 1, ये वाला। अब ये फर्क क्यों आया? अब कहोगे आपने तो पाई जो है ना, पाई उसका 3.14 फिक्स वैल्यू नहीं है। पाई खुद एक क्या है? इरेशनल नंबर है। तो 3.14 2 8 5 7 तो 22/7 का ही होता है। ये पाई का वैल्यू, ये 22/7 का शुरू के 2 स्थान लिए हैं आपने। यदि 22/7 करते तो कैलकुलेशन वो वाली आ जाती। मुझे इजी लगा इसलिए मैंने इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, तो नियर बाय, हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा कि दूसरा ऑप्शन ये रहे कि सर कई बच्चे ऐसे ये 2 4 आ जाए तो अब क्या करेंगे।
पूछने वाला अपने से कई गुना समझदार है ना, ऐसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें वो नहीं करेगा। चलते हैं अब आगे। एक संख्या में 120 की वृद्धि की जाती है, 120 यूनिट की वृद्धि कर दी गई और परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाता है। एक संख्या में 120 की वृद्धि की, परिणाम पूर्ण वर्ग बन गया। मूल संख्या दो क्रमागत वर्ग संख्याओं 625 और 676 के बीच में है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहा है ये कि 625 और 676 इसके बीच में एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, कोई भी एक नंबर ले लिए, ये वाला कोई नंबर है कि जो मूल संख्या 625 और 676 के बीच में है। 625 होता है 25 का स्क्वायर, 676 होता है 26 का स्क्वायर, इसके बीच में कोई एक नंबर है मूल संख्या, और उस संख्या में 120 की वृद्धि कर दी। अब इसमें 120 जोड़ दिया, 120 जोड़ दिया तो यहां एक क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर यानी होता है पूर्ण वर्ग बन गया, जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। पूर्णांक में ज्ञात तो सबका ही किया जा सकता है सॉरी, है ना, कुछ कुछ शब्दों में मतलब सीधा शब्दों में मजा आया करो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझ लिया करो ना। अब सुनो मेरी बात, ये कह रहा है एक संख्या में 120 जोड़ दिया तो पूर्ण वर्ग बन गई, वो जो संख्या में जोड़ा वो इन दोनों के बीच की थी। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ जोड़ के देख लेते हैं ना, देखिए क्या होता है। 625 में 120 जोड़ के देख लो कहाँ पहुंचते हैं। तो ये हो गया आपके पास 5 62 12 74 हो गया क्या, 62 12 74। अब सामने होते तो गणित पढ़ाने का आनंद ही अलग आता है, जब सामने आज देख कैलकुलेशन दो। अब क्या है, ऑफलाइन बैच पढ़ा पढ़ा की आदत क्या है कि हाँ जी 625 से पीछे से हाँ सब हो गए 745, ठीक है। तो देखो इधर इसमें जोड़ेंगे 120, पेन भी उल्टा, इसमें 120 जोड़ देंगे तो अब देखिए आपके पास ये हो गया 0 सॉरी 6 7 और 2 9 और 6 1 7, ये 796 हो गया। अब वो जो परफेक्ट स्क्वायर है, ध्यान से देखिए सवाल कितना मतलब थोड़ा सा घुमा के इसने पूछा है कि इन दोनों के बीच में नंबर था 120 जोड़ा, तो हम इसी में 120 तो 745 बनता है, इसमें 120 जोड़ते हैं 796। तो ये वाला जो नंबर है ना आपका, ये वाला जो नंबर है वो इन दोनों के बीच का है। अब आपको ढूंढना है 745 और 790 के बीच में कौन आता है, जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, और एक ही होगा, कंफर्म है एक ही होगा। तो देखो 25 का 26 का हो ही गया, 27 और 28 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होगा 729 हो जाएगा, 28 का स्क्वायर कितना होगा और 29 का कितना, 29 का तो हो गया 841, क्योंकि 30 का 900 होता है, 28 का होता है 784। अब इसके बीच में आता है 745 और 790 के बीच में कौन, 784। ये लो 784 किसका होता है, अनटेंट 28 का 784 हो गया। अब ये वाला नंबर आपके पास 700, किसी में 120 जोड़ा तो वो 784 बन गया, तो कौन था 784 में से 120 घटा दीजिए 4, ये 6 और ये 6, 664 था वो, कि 664 में हमने 120 जोड़ा तो 784। ये मैंने कंसेप्ट सिखाया है, कैलकुलेशन आप फटाफट कर सकते हो, 625 प्लस 120 जोड़ लो, इसमें जोड़ लो और इनके बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर पकड़ लो जो कि 784 होता है। 28 का तो क्या 29 का ज्यादा चला जाएगा, 27 का इससे पीछे ही रह जाएगा, इससे पीछे रह गया, 29 का इससे ज्यादा चला गया, ये वाला बीच में बचा 784। या फिर आपको यदि परफेक्ट स्क्वायर फटाफट याद है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, 745 790 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर एक ही होता है 784, ठीक है। इससे पहले कौन आता है 729 आ जाता है, तो ये आपका वैल्यू आ गया कौन 664, ये राइट आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपके पास, ये मैंने चित्र बना लिया इसका कि धातु के एक वर्ग, ये एक फंक्शन है, पहले मैं आपको एक फंक्शन सिखाता हूं, ये वाला फंक्शन, कि कई बार क्या होता है वर्ग के अंदर वर्त है और वर्ग के बाहर वर्त है, तो मैंने यूनिट्स बनाई हुई हैं इसकी। कैसे बनाई हुई है कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। अब ये वाला ये जो ब्लू कलर आप देख पा रहे हो, ब्लू कलर है स्क्वायर है, इसका यदि साइड को हम ए से डिनोट कर दें, ठीक है, तो ये जो अंदर वाला सर्कल है उसका व्यास भी क्या होगा ए, तो अंदर वाले सर्कल का डायामीटर तो ए है, तो त्रिज्या हो गई a/2, इसकी त्रिज्या a/2 हो गई। अच्छा, बाहर वाला जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, बाहर वाला सर्कल, इसको ध्यान से देखिएगा, इस फंक्शन को मैंने लगभग कंपटीशन में इससे रिलेटेड एक आधा सवाल देखा है। ये बाहर वाला सर्कल का क्या है आपके पास डायमीटर है, और ये होगा इस वर्ग का विकीर्ण। अब वर्ग का विकीर्ण क्या है, √2a है, √2a है, ये विकीर्ण पूरा वर्ग का, यदि ये a है पूरा तो ये आपके पास बन गया था a/2। अब ये क्या बनेगा, तो ये देखो, या तो इससे निकाल लो आप, क्या a/2 से इससे इसका क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा, या देखो तो अंडर रूट ये a का a मान लीजिए
और ये जो बाहर वाला वर्त है पाई आर स्क्वायर वाला, इसकी त्रिज्या हो जाएगी √2a/2, यानी व्यास है तो 2 का भाग दे देंगे तो ये हो गया a/√2। अब सुनो मेरी बात, यदि पाई बराबर हम 22/7 ले लें, पाई बराबर क्या ले लें 22/7, तो सबसे पहले अंतःवर्त देखते हैं। ये मैं आपको एक फंक्शन सिखा रहा हूं, बहुत शानदार फंक्शन है, और फिर इसका परिवर्त देख लेते हैं। तो अंतःवर्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर की जगह कौन है a/2, तो a/2 का स्क्वायर हो गया a²/4। वर्ग में सिर्फ क्या है a स्क्वायर, परिवर्त में क्या है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कौन है a/√2, तो a²/2 हो गया। तो पहली बात तो ये देखो, इन दोनों का यदि कंपेयर करें अंतःवर्त और परिवर्त, कई बार इसी का सवाल आ जाता है, ये अंदर वाला जो छल्ला दिख रहा है ये और बाहर वाला जो है उसका। तो यहां देखो, यहां /4 है, 22/7 खत्म हो जाएगा, a² खत्म हो जाएगा, खत्म, ये /2 और /4 है, ठीक है। इसका मतलब ये इसका डबल है, कौन ये वाला, यानी हमेशा ये जो एरिया है अंदर वाले एरिया का डबल होगा, यानी अंतःवर्त को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 2 से, तो पैदा होगा कौन परिवर्त। ये बात तो ध्यान रखिएगा कि जैसे एक वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ है और वर्ग के बाहर किनारों से जा रहा है, एक अंदर भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, यानी वर्ग की भुजाएं वर्ग की स्पर्श रेखाएं बन रही हैं, और एक वर्ग ऐसा है जो वर्त ऐसा है जो वर्ग के किनारों से होके यानी शीर्षों से होके गुजर रहा है, ये वाला चित्र जो आप देख पा रहे हो। तो अंदर वाला जो सर्कल है उसका एरिया का डबल होगा बाहर वाले का एरिया, यानी अंदर वाला इसका आधा होगा। अंदर वाला 50 है तो बाहर वाला 100 है, या फिर बाहर वाला 100 है तो अंदर वाला 50, यानी जो भी एक देके दूसरा पूछे तो 1:2 का रेशियो इसमें रहेगा। अब बीच में ये जो स्क्वायर और फंसा पड़ा है इसका क्या पेच देख लेते हैं, तो इसका स्क्वायर के साथ निकाल लेते हैं एरिया, देखिएगा। तो ये हो गया 4 11, इन दोनों का ये a² a², इन दोनों में ही बात कर लेते हैं, ये तो निकाल ही लिया आपने, या 2 11 ले लीजिए वही बात है। इस 2 हो गया 11/7 a²। अब /7/7 सबका लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये हो गया 11 a², इस 2 ये हो जाएगा 7 है ना, 7 लघुत्तम लिया, ठीक है। तो ये 11 a² हो गया, यहाँ कितना था हाँ 4 था ना यहाँ पे, 7 दूनी 14 हो गया भैया, 11/14, तो 14 लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 11 a², और ये हो गया 14 a², और ये हो गया आपके पास 7 दूनी 14, 11 दूनी 22 a², ये 2 शेष रह गया था। अब देखिए क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं, सब जगह कॉमन है a² गया, 11 14 22, ये यूनिट याद रखिएगा, जो गोल्डन यूनिट मानो आप इनको, ये 11 है तो ये 14 है तो ये 22 है, बस ये यूनिट बनाने के लिए मैंने इतनी सारा टाइम खराब किया है। बाकी यदि आप एसएससी में बैठ रहे हो तो हटा देता हूं मैं इसको, एक बार समझ लीजिए होगा क्या है, आप सीधा ये यूनिट याद रखें। कैसे बनाया मैंने, देखो आप परमानेंटली इतना याद रखें, इस प्रकार की आकृति बनती है तो 11:14:22, ये वाला सिस्टम रहेगा, ठीक है, ये आकृति के लिए। अब सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या है। यदि आपको ये नॉलेज है तो ये सवाल महज 5 सेकंड का है, और ये नॉलेज नहीं है तो आप बनाते फिर a² वगैरह लगा के। तो ये कंसेप्ट करा दिया मैंने आपका, जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। सवाल है, धातु के वर्गाकार टुकड़े के ठीक केंद्र से, यानी ये मान के चलिए ये जो था आपके पास ये वाला रेड ब्लू वाला, ये क्या था स्क्वायर था। अब ब्लू वाला स्क्वायर था आपके पास, तो इसके सेंटर से टुकड़ा इस प्रकार काटा आपने, छेद निकाला इस प्रकार कि ये इसको स्पर्श कर रहा है, ये वाला यहां स्पर्श कर रहा है, ये देखो ये इसको स्पर्श करने लगा है, ठीक है। छेद काटने के बाद धातु के सीट का क्षेत्रफल कितना %, अब सीट में से ये तो होल निकाल ही दिया, कौन सा ये वाला, ये तो होल हो चुका है ये वाला। अब ये टुकड़ा बचा है, देखो जो शेडेड कर देता हूं मैं इसको, अब आपके पास कौन सा बचा, ये वाला बचा। कई बार सिर्फ ऐसा ही सवाल आता है, इसलिए मैंने ये फंक्शन में इतना टाइम खराब किया आप लोगों का। देखो सिर्फ ये आता है कि इस प्रकार, अब ये जो चारों कोणों में शेडेड एरिया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो शेडेड एरिया है। तो याद रखिए ये कितना बताया था मैंने 11, तो ये कितना है 14। अब पूरा 14 का था, उसमें से 11 का होल निकाल लिया गया, तो कितना बच गया 3 बच गया। सीधी सी बात है, ये शेडेड एरिया कितना है 3, ये 3 यूनिट है, और एक एक का पूछे ना तो ये कितना है 3/4, ये भी कितना है 3/4, ये भी कितना है 3/4। यदि एसएससी क्रैक करना है तो आपको ऐसी छोटी छोटी यूनिटें सीखनी पड़ेंगी, यही वो चीजें हैं। बाकी फॉर्मूले सबको आते हैं, वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है।
तो अब ये टोटल कितना बचा, 3 बचा। अब जो ही आप प्रैक्टिस किए होते और इसका पूछते तो आपकी कलम यहां से चलनी चाहिए थी 3/14। ये क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि आपसे इनका पूछा टोटल का, और ये टोटल कितना हो गया, 3 हो जाता है। पूरा 14 यूनिट का है, अंदर वाला 11 यूनिट है, तो कितना बच गया, 3 यूनिट बच गया, किसमें से, आउट ऑफ 14। तो 3/14 क्षेत्रफल शेष रह गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये हो गया 300। 300 में 14 का भाग दे तो काट दो, वैसे कट ही जाएगा। 7 दूनी 14 और 50 दूनी 100, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, 150/7। अब देखो 7 दूनी 14, बच गया 1 10, 7 कम 7, बच गया 3 30, 7 चौका 28, 21.4। तो यहाँ 21.4, आगे भाग दिया नहीं मैंने, ये वाला आपका आंसर आ गया। ये लो, इतना सिंपल था, यानी सवाल की शुरुआत यहीं से करनी थी 3/14 से। 3/14 को सीधा आप बना सकते थे किसमें, प्रतिशत में। अगला, अब बताओ, एक सवाल थोड़ा सा इस प्रकार का दिया तो दूसरा इजी दे दिया। दो पूरक कोण, ये पूरक क्या होता है, पूरक एक दूसरे का पूरक, यानी एक ऐसा जोड़ा उठाओ जिसको दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आए, वो पूरक होता है। फिर दूसरा ऐसा पेयर a + b = 90, देन a और b आपस में क्या है, पूरक। एक a और b मिलके क्या है, 180, तब ये क्या होंगे, संपूरक होंगे। ठीक है, फिलहाल पूरक दे रखा है 1:2 में, तो 1:2 में कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। एक कोण 1 यूनिट का, एक कोण 2 यूनिट का, तो 3 यूनिट कितने की हो गई, 90 की। जब 3 कहां से लाए, दोनों का जोड़ोगे तो 90 बनना चाहिए। 90 कहां से लाए, पूरक कोण है, दोनों जुड़ के 90 देंगे। तो 1 यूनिट कितने की, 30 की, तो दूसरी कितने की, 60 की। 30 और 60, ये लो। अब ऑप्शन देखो इसने बनाए क्या है, 1:2 में है ना, 1:2 में। क्या ये 1:2 है, क्या ये 1:2 है, क्या ये 1:2 है, बताओ। कोई मतलब नहीं इसका, देख लीजिए क्या पेपर है। अब देखो अगला, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से। अब ये सवाल आप आसानी से करोगे, ये कोणों वाला सवाल है, पहले मैं आपको बता चुका क्या करना है। अब कितना जल्दी आप इसको करेंगे, मीनार के शीर्ष से एक और स्थित दो वस्तुओं के अवनमन कोण 45-60 है, वस्तुओं के बीच की दूरी बताओ। अब देखिएगा, इसमें मैं चित्र बना देता हूं आपको, ये ले लिया, ये लो। ऐसा लगे तो सही 45 है। अब ये वाला एंगल मान लीजिए, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये मीनार का शीर्ष है। और दूसरी वस्तु देखो इधर आएगा तो 90 इधर आएगा, ये 90 है, तो 60 डिग्री इससे बाहर नहीं बनेगा। थोड़ी छोटी मोटी समझ ये भी लगाओ, 45 के बाद इधर आते आते ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो 60 यहां बनेगा बीच में से। ठीक है, अब 60 डिग्री का दूसरा बना देते हैं। ये मान लीजिए 60 डिग्री है यहाँ पे, ये 60 डिग्री हो गया आपका। अब पूछा क्या, एक वस्तु यहां है ए, एक वस्तु यहां है बी। आपसे पूछा दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, और मीनार कितनी ऊंची है, 50 मीटर। ये मीनार है, कोई साइन कोस थीटा काम में नहीं लेना, ये पूरा 45 है, ये वाला बड़े वाले ट्रायंगल में। तो ये 45 के सामने 1:1 होता है, तो ये भी 50 हो गई, ये 1 तो ये 1। 60 है तो यहां बनेगा 30, 30 के सामने 1, तो ये √3 है, ये √3 की वैल्यू है यहाँ पे, ये √3 है, और ये 1, इन दोनों में ये रेशियो रहेगा, ये वाले में, ये वाले में। तो ये कितना आ गया, जब √3 बराबर क्या है, 50, तो 1 यूनिट क्या हो गई, 50/√3, यानी इसका 1/√3 होता है। तो ये वाला आपके पास आ गया 50/√3। अब ये दोनों वस्तुएं थी, इनके बीच की दूरी आपसे पूछिए, इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। देखो आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, ये ब्लैक वाली। टोटल जो है 50 है, और ये वाली जो है 50/√3 है। तो क्या करोगे, 50 - 50/√3, ये आ गया दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। अब चूंकि यहाँ किस में दे रखा है आपको, दशमलव में दे रखा है, तो क्या कर लेते हैं अपन, 50 कॉमन ले लेते हैं। तो 50 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/√3 हो गया, और √3 हो गया। तो देखिएगा 50 गुणा √3 - 1, ठीक है, अपॉन √3, या फिर इसको पहले √3 को खत्म ही कर देते हैं, √3/3 लिख देते हैं। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो ये कितना हो गया, 3 - √3 हो गया, 3, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं √3 का, 3 - √3/3, ठीक है। तो सरल कर लेते हैं, 50 गुणा √3 का मान होता है 1.732। अब 3 में से घटा लेते हैं इसको, 3 - √3 है ना, 3.00, 2 स्थानों तक ले लेते हैं, बहुत है, 1.73। तो 0.73 चला गया, तो 27 बच गया, 2 में से 1.27, तो ये हो गया 1.27/3। अब 3 से भागी दे लेते हैं, 50 गुणा, ये हो गया 0.4
4 तिये 12, 7, 3 दूनी 6, 4.2 के लगभग हो गया। अब देखो डेटा में कितना बहुत अंतर है, दुनिया भर का अंतर है। तो 50 को गुणा करेंगे 42, 42 50 कितना हो गया 21 हो गया। इसको गुणा करेंगे 21 के लगभग आ गया। ज्यादा एग्जैक्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इससे आगे भी वैल्यू आएगी। जैसे आप 2 लगाते 7 3 2 तो यहाँ वैल्यू आएगी, तो ये हो गया 21 दशमलव, इससे आगे वैल्यू आएगी। अब 21 दशमलव का देखिए एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ये वाला ऑप्शन 21.13, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। करना कैसे था, यहाँ तक देखो सीधा था, ट्रिग्नोमेट्री यही खत्म है, बाकी कैलकुलेशन आपकी बेसिक। ये 50 था, ये 50/√3 था, 50/√3 के लिए चाहो जैसे इसमें अभी रख लीजिए, या 1 - 1√3 कर लीजिए, या संयुग्मी से इससे गुणा कर लीजिए आपने। तो देखो कैलकुलेशन आपके हाथ में, कितना जल्दी आप कर पाओगे। अगला सवाल 3x - 6y = 12, इसका x अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अब x अंतःखंड क्या होता है, x अंतःखंड देखो कि ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आ गया आपके पास। कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। अब कोई लाइन, कोई भी सरल रेखा का समीकरण दे रखा है भाई, द्विचर का जो रैखिक समीकरण है, इसको निरूपित करने वाली जो रेखा आएगी वो एक क्या आएगी, सरल रेखा आएगी। एक सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी, चाहे वो ऐसे चली जाए चाहे वो ऐसे चली जाए, कहीं से भी चली जाए इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, यानी जो समतल है आपका, इसमें कहीं से भी वो जा सकती है। अब कहीं से भी जा सकती है तो x का अंतःखंड चाहिए। x का अंतःखंड का मतलब x अक्ष द्वारा उसको काटा गया हो, यानी वो लाइन ऐसे जाए कैसे भी वो लाइन, सपोज दैट वो लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो x के अंतःखंड का मतलब मैं आपको अलग कलर से दिखा दूं कि मान लीजिए ये इस प्रकार लाइन जा रही है ये, और ये आपका आ रहा था x अक्ष, ये काट दिया ये वाला, तो ये काट दिया मतलब x एक्सिस द्वारा काटा गया अंतःखंड। तो x एक्सिस पे क्या होता है, y = 0 की लाइन होती है ये y = -1 होता है, y = 1 होता है, यहां होता है y = 0। तो x एक्स का अंतःखंड जो है y बराबर क्या रखना है 0, बस इतना ही ये गेम था आपके पास कि करना क्या है आपको, ये समझाने के लिए मैंने बताया कि होता क्या है ये चीज। x एक्स का अंतःखंड क्या कीजिए, x अंतःखंड, तो y = 0 डाल दो और कुछ नहीं करना। तो y बराबर जो 0 डालेंगे ये खत्म हो जाएगा, 3x = 12, मुजबानी सवाल था, x = 4, बस। कैसे मुजबानी सवाल था, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है आपको। x अंतःखंड का मतलब y = 0, पुट द वैल्यू ऑफ y = 0, y 0 रखते ही 6y, ये खत्म हो गया सारा सिस्टम, 3x = 12 बचा, x = 4, ये लो, ये आंसर आ गया। इतना सिंपल सवाल है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, 4 कोण बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें x की तरह, अंग्रेजी वाले x की तरह, तो ऐसे एक रेखा ये आगे एक दूसरे कलर से बनाते हैं, ये ऐसे काट दें, ठीक है। तो यहाँ 4 कोण बनेंगे, नाम देते हैं, जैसे ये पहला, ये दूसरा हो गया आपका, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, अपोजिट वर्टिकली एंगल, आमने सामने, जैसे 1 और 3 ये दोनों बराबर रहेंगे, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। ये होता है हमेशा कि जो ही दो रेखाएं एक दूसरे को काट दी, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के। क्यों रहेगा, सरल रेखा है ये, तो ये 180 बनेगा तो ये भी 180 बनेगा, तो जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा। तो आमने सामने के कोण, उसी को बोला जाता है क्या, शीर्षाभिमुख कोण। तो चलिए क्या कह रहा है, ये तो समझाने के लिए बताया कि इस प्रकार दोनों चीजें बराबर होंगे, दोनों आमने सामने के। ये कह रहा है दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है जी, एक ये ले ली और ये दूसरी ये ले ली, कैसे भी काट दिया। 4 कोण बन रहे, एक कोण है 5x - 10, ये लो, ये 5x - 10 है। तो दूसरा इसका आसन्न कोण, आसन होता है एडसेंट, इसके बिल्कुल जुड़ा हुआ बगल का, तो ये चाहे इधर लिख लो और चाहे इधर लिख लो, दोनों जुड़े हैं, दोनों सेम होंगे, ये और ये दोनों सेम होंगे, ये और ये, यहां भी 5x - 10 मिलेगा, यहां 5x - 10 है। तो इधर क्या है दूसरा, 3x + 30 है, 3x + 30 यहां लिख लो और चाहिए यहां लिख लो, कोई सी लाइन देख लो, ये दोनों जुड़ेंगे, ये देख लो ये दोनों जुड़ेंगे, ये देख लो ये दोनों जुड़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। ये शीर्षाभिमुख कोण, ये और ये शीर्षाभिमुख है, और ये वाला इस वाले के शीर्षाभिमुख है। कोई से भी दोनों जो अगल बगल के आसन है जोड़ते ही क्या आएगा, 180, क्योंकि क्या बढ़ा रही है, एक सरल रेखा द्वारा बनाए गए कोण है। तो ये हो गया 5x - 10 + 3x + 30। देखो इनको जोड़ोगे तो 180 आएगा, और ये मुजबानी जोड़ लो, 5 और 3 8x + 20 = 180 हो गया, 8x + 20 = 180। तो 8x बराबर क्या हो गया, 20 उधर गया 160, x बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। x बराबर 20 आ गया, क्या पूछा है,
5x माइनस 10 वाले का शीर्षाभिमुख, तो भाई इसका शीर्षाभिमुख ये खुद ही होगा, सेम सेम ही तो होता है शीर्षाभिमुख। तो x का मान लगा दीजिए, x का मान लगाओगे 20, 20 पंजे 100, 100 में से 10 गया 90 डिग्री, 5x माइनस 10, तो 5 गुणा 20 माइनस 10 90। अब यहाँ 90 है तो इस सामने वाला भी 90 है, फिर ये 90 तो सारे ही 90 90 के होंगे। ये लो, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सदैव सत्य होता है? समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सदैव सत्य होता है? तो देखिएगा, एक समबाहु सा त्रिभुज बना लेते हैं। हालांकि आपको बनाना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात बता रहा हूँ कि समबाहु त्रिभुज में क्या क्या होता है। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मोटी मोटी चीज सुनिएगा। तीनों कोण बराबर होते हैं, फटाफट बता दो। तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण बराबर है, तीनों माध्यिकाएं बराबर है, तीनों शीर्षलंब यानी ऊंचाइयां आपस में बराबर है। साथ ही यदि आप माध्यिका डाल रहे हो, तो माध्यिका डाल रहे हो वो इसका क्या होता है? शीर्षलंब। इसकी माध्यिका ही इसका क्या होता है? लंब होता है। वो इसका क्या होता है? कोण अर्धक होता है। एक वीडियो है पूरा समबाहु त्रिभुज पे, आप देखिएगा, उसमें त्रिभुज के बारे में तो बहुत डीपली बताया गया है इसी चैनल पे। तो लंब है, कोण अर्धक है, और होता है भुजा लंब समद्विभाजक। ये सारे एक ही लाइन के द्वारा बने होते हैं, एक ही रेखा, इनको संपत्ति होते हैं, संपत्ति ओवरलैप होते हैं। एक ही माध्यिका खींचोगे उधर से वही पथ किसका रहेगा? शीर्षलंब का। तो बात करते हैं जब इनके जो कटान बिंदु आएंगे, जैसे माध्यिका कटान बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। लंब केंद्र कहलाता है। कोण अर्धक का अंत केंद्र कहलाता है। भुजा लंब अंदर का परिकेंद्र कहलाता है। तो ये चारों जो सेंटर होते हैं, ये चारों एक ही पॉइंट पे स्थित होते हैं, एक ही पॉइंट पे। और माध्यिका 2:1 में काटती है, समझ रहे हो? माध्यिका 2:1 में काटती है। तो सुनिए, अंत केंद्र और परिकेंद्र अलग अलग बिंदु होते हैं? नहीं, अंत केंद्र और परिकेंद्र दोनों एक ही होते हैं। किसमें? समबाहु त्रिभुज में। मैंने बताया एक ही रेखा द्वारा एक ही बिंदु पे चारों आएंगे, चारों के चारों। अंत केंद्र परिकेंद्र ही नहीं, अंत केंद्र परिकेंद्र केंद्रक और लंब केंद्र चारों एक ही पॉइंट पे स्थित होते हैं। तो ये बात तो गलत है। केंद्रक ऊंचाई का मध्य बिंदु होता है, ये कह रहा है केंद्रक ऊंचाई का मध्य बिंदु होता है। हालांकि केंद्रक माध्यिकाओं का कटान बिंदु कहलाता है, और माध्यिकाएं 2:1 में काटती हैं। तो माध्यिकाएं 2:1 में काटते हैं, माध्यिका ही इस त्रिभुज की ऊंचाई है, तो ये मध्य बिंदु नहीं होता, ये 2:1 में काटेगा। तो ये बात भी क्या है? गलत है। यानी केंद्रक ऊंचाई का जो केंद्रक जो बिंदु लिया, उसने ऊंचाई को भी 2:1 में काटा हुआ है, माध्यिका को भी 2:1 में काटा हुआ है। ये कह रहा है लंब केंद्र, केंद्रक, अंत केंद्र, परिकेंद्र सभी संपाती होते हैं। ये बिल्कुल राइट बात है, बहुत अच्छी बात कही है इसने। ये चारों एक ही चीज होते हैं। फिर जब एक ही सत्य था तो ये सत्य होएगा। लंब केंद्र सदैव त्रिभुज के बाहर होता है? नहीं, इसके चारों के अंदर, इसके अंदर होते हैं। एक ही पॉइंट पे होते हैं तो वो पॉइंट अंदर ही है इसका, तो इसके चारों के अंदर ही अंदर ही होते हैं, एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। कोई सा नाम ले लो वही चीज आएगी। तो ये इसका क्या हो गया? सत्य पूछा था, तो ये वाला कथन सदैव सत्य रहेगा। अगला अगला देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल है बीसी के। तो देखिएगा, ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बना दूं, फटाफट देखिएगा कि ये ट्रायंगल एबीसी ले लिया आपने। ट्रायंगल सॉरी ट्रायंगल एबीसी लिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? AB और AC को D और E पे प्रतिच्छेद करती है, और इसके पैरेलल है AB को D पे। तो एक लाइन खींच देते हैं अपन, ये वाली। ये क्या है? D और E है। अब DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। देखो, जब ये होता है किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर एक भुजा खींच दी जाए जो दो भुजाओं को काट रही है, तो इस दौरान थेल्स प्रमेय, त्रिभुज की आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहती है? कि इनका समान अनुपात होगा। यानी इसको जिस अनुपात में काट रही है ना, ये सेम टू सेम उसी अनुपात में इसको काटेगी, सेम टू सेम, वही ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। यहाँ क्या होता है? छोटे वाला ट्राइंगल जो होता है बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, त्रिभुज की सिमिलरिटी। इस पे भी खूब आराम से एक वीडियो में खूब समझाया हुआ है। ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ए की जगह ए आएगा, डी की जगह क्या आ जाएगा? बी। क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स जो होंगे वो ध्यान रखना है आपको। और ये क्या था? ADE, तो ए ट्राइंगल ABC सिमिलर है। तो इसमें जो अनुपात होगा वही अनुपात इसमें होगा। यानी यहां एक्सेस टू वाई में कट कर रही है छोटे छोटे ये टुकड़े, तो एक्सेस टू वाई में। मध्य बिंदु परमेय वगैरह पता नहीं कैसे सवाल, इस पे लगभग एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो ये परमेय का आप अवश्य देख लें, इसमें चैनल में नीचे वीडियो मिल जाएगा आपको। तो ये कह रहा है AD 2 है। अब जो बात बता रहा है ये बता रहा है कि AD जो ये वाला जो है ये 2 है, और DB 4 है, ये DB ये 4 है। इसका मतलब ये 1:2 में कट कर रही है। 2 और 4 में क्या रेशियो हो गया? ऊपर वाला हिस्सा 1 और नीचे वाला हिस्सा 2। आगे पूछा AE 3 है, ये AE है, ये कितना है? 3।
क्या पूछा है? ईसी पूछा है। ये कई बार ये पूरा भी पूछ लेता है एसी, तो ध्यान से पढ़ा करो इसको। तो ईसी पूछा है, ये क्या होगी? अब बताओ, ये टुकड़ा ऊपर वाले का डबल, तो ये टुकड़ा इसका डबल। कुछ नहीं करना था, ये भी मुजबानी सवाल था, समझाने के लिए चित्र बनाया कि ये 2 और 4 है, 2 और 4, तो कन्फर्म है 3 और 6 रहेगा, तो इसका आंसर आ गया 6। सिंपल सी बात है, ये 1:2 में काटेगा, 1 का मान 3 है तो 2 का मान क्या हो गया? 6 हो गया। ये इसका डबल, तो ये भी इसका डबल। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, 2 वर्तों के एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उनके केंद्र। देखो अनुस्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा वगैरह क्या होती है? कि 2 वर्त ले लिया आपने, ऐसे 2 वर्त हैं, इनकी कंडीशन क्या होती है? दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, दोनों एक दूसरे उभयनिष्ठ अनु, देख ये वाली होती है, ये वाला स्पर्श रेखाएं, ऐसे ये चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। तो इस प्रकार ये 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं। इसको बोला जाता है अनुस्पर्श। क्या बोला जाता है? अनुस्पर्श। और इसको तिर्यक तिर्यक स्पर्श रेखा। ये तिर्यक स्पर्श और ये अनुस्पर्श रेखा। ठीक है, कई बार बेल्ट के सवाल आते हैं एसएससी में, पहले बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे कि जैसे एक पहिया है, उस पर दूसरा पहिया, इसमें बेल्ट चढ़ाना है, ऐसे ऐसे बेल्ट की लंबाई क्या होगी? तो 2 बार इसका क्या आता था? अनुस्पर्श रेखा यहाँ आप लेंगे, साथ में इसका क्या लेंगे आप? ये वाला सरकमफ्रेंस लेंगे आप, ये वाला लेंगे ऐड करके, ऐसे बेल्ट की लंबाई की तौर पे भी इसके सवाल आते थे, किसके? अनुस्पर्श रेखा के। तो ये अनुस्पर्श रेखा है और ये क्या है? तिर्यक स्पर्श रेखा है। तो इसमें क्या हो सकता है? दोबारा यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो ये 2 रहेंगे आपके पास। ठीक है, ये एक दूसरे को स्पर्श करें तो ये 3 हो गई आपके पास। तो फिलहाल आपके पास ऐसा नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि अनुस्पर्श होता क्या है। अनुस्पर्श का मतलब है कि एक ऐसी रेखा खींचो जो 2 वर्तों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, दोनों को स्पर्श करके निकले और ये ऐसा सीधी चले। और एक ये वाली थी तिर्यक स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अनुस्पर्श रेखा का जो फॉर्मूला होता है, टेंजेंट जो है इसकी, तो स्पर्श रेखा अनुस्पर्श बराबर क्या होता है? अंडर द रूट क्या होगा? डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस सॉरी आर माइनस आर, आर त्रिज्याओं का अंतर लेना है। अच्छा, एक जगह त्रिज्याओं का अंतर लेना। देखो अभी मैंने बताया ये तिरछी वाली थी, उसके लिए प्लस ले लेना ये वाले, और ये सीधी वाली थी, इसके लिए यहाँ क्या ले लेना? माइनस। बस इतना ही फर्क है। डी क्या है यहाँ? डी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, दोनों जो सर्कल है उनके बीच की दूरी है। और आर एक वृत्त की त्रिज्या बड़े वाले की, ये छोटे वाले की त्रिज्या है। ठीक है, एक जगह सॉरी आर प्लस आर आ जाएगा, माइनस नहीं। अब देखो क्या कह रहा है? केंद्र के बीच की दूरी 13 है और बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 है। तो देखो ये क्या हो गया? 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर लगा दिया तो स्क्वायर रूट हट ही जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 बराबर ये 169 होता है, माइनस आर। तो मैं सीधा लिख देता हूं यहाँ पे आर माइनस आर का स्क्वायर बराबर 25 हो गया। कैसे हो गया 25? ये वाला आर दे रखा आपको कितना? 8। तो 8 माइनस आर बराबर 25 का कितना आ गया? 5। तो इधर ले जाओ, आर बराबर कितना हो गया? 3। ये सामान्य सा फॉर्मूला आपने लगाना था। डी स्क्वायर, डी क्या है? डी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है। ठीक है, बीच की दूरी। आर क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या। छोटा आर क्या है? छोटे वृत्त की त्रिज्या। और ये कॉमन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। एक जगह सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कब? जब वो निकालेंगे आप लोग उभयनिष्ठ रेखा स्पर्श रेखा। अब चलते हैं आगे। तो इसका आंसर आ गया कितना? 3। तो ये लो 3 हो गया आपके पास। यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वो मैंने आपको समझा इसलिए कि इस प्रकार की चीजें होती हैं, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये कॉमन स्पर्श रेखा। अगला सवाल देखते हैं। साइन 2x प्लस 15 डिग्री बराबर कोस x माइनस 5 डिग्री है, तो x का मान क्या है? देखो जब भी कभी इस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा, यहां और यहां, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में खूब बताया आपको इसके बारे में। यहां का साइन यानी ये इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर लंब है, तो इसके लिए ये वाला लंब है, समझ रहे हो? तो एक जगह का साइन दूसरी जगह के कोस के क्या हो गया? बराबर। थोड़ा ये थीटा है, ये लंब है, तो ये इसके लिए आधार है। तो आधार जब लंब में कन्वर्ट होगा, यहां लंब किस में कन्वर्ट होगा? आधार में कन्वर्ट होगा। तो जो साइन है, यदि ए बोल रहे हो, इसको बी बोल रहे हो, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? कोस बी।
कब, ये कंडीशन कब होती है कि साइन थीटा कोस थीटा के बराबर हो, जब ये दोनों एक ही त्रिभुज में स्थित हो। और एक त्रिभुज में स्थित होने का मतलब है इन दोनों का ए और बी मिलके क्या हो 90 डिग्री, ये दोनों मिलके 90 होंगे, क्योंकि ये अकेला 90 हो गया तो बच गया थीटा माइनस 90 माइनस थीटा। तो जब भी आपके पास ये दोनों मिलके 90 डिग्री हो जाएं, कि दो जो जोड़ है कोणों का वो 90 डिग्री हो, तो उस दौरान क्या होता है देखो, साइन एक्स बराबर कोस वाई। कब, जब x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री हो, तो साइन कोस के बराबर होगा। साइन कोस बराबर हो गए, टेन किसके बराबर होगा, कोट के बराबर होगा। कोसेक किसके बराबर होगा, सेक के बराबर होगा। ऐसी सी, ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, जब x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है। तो सुनिए, यहां कहा कि साइन एक जगह का दूसरी जगह कोस के बराबर है, एक जगह ये वैल्यू और एक जगह ये वैल्यू, तो कंफर्म है ऐसा तभी होता है जब ये दोनों वैल्यू मिलके क्या बना देंगी, 90 बना देंगे। तो चलिए हम लिख देंगे 2x प्लस 15 प्लस x माइनस 5 डिग्री बराबर क्या होगा 90। बस मुझे नहीं कर सकते थे आप इसको। ये हो गया 3x प्लस 10, तो 3x बराबर कितना हो गया आपके पास 80, 10 बच गया, 10 उधर गया 80, x बराबर 80/3, अब 2 भाग 80/3 में, ये हो गया 26×3 = 78, 27×3 = 81, तो 26 से ज्यादा 27 से कम है, ये लो 26×3 = 2 बच गए, 26.67। तो ये थे आपके एसएससी के आए हुए क्वेश्चन। अब एक नॉर्मल सा सवाल मोरिया बोले रे, ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मोर एक पेड़ पे बैठा है, ये नॉर्मल सा सवाल बना दिया इसमें सापेक्ष चाल का, तो इसको आप हल करिएगा। हालांकि एसएससी का नहीं है, ऐसे प्रैक्टिस के लिए बना दे, इतनी देर आप ये साइन थीटा कोस थीटा पढ़ के कहीं बोर ना हो रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को आराम से। तो ये जो पिछले साल का 2025 का पेपर था, उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फायदेमंद होगा। फिर भी मैं आपको हर बार बताता हूँ, किसी भी प्रकार का सुझाव यदि आपका हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आके मुझे अवगत कराएं, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा फायदा मिल सके। किसी भी प्रकार का कंटेंट जो है उसका स्पीड कम करना है, ज़्यादा करना है, सवाल बढ़ाने हैं, या फिर अन्य पूरे टॉपिक स्टार्टिंग से कराने हैं, जैसा भी आपका सुझाव होगा मैं उस पर अमल करूँगा। धन्यवाद।